है जो अपने कुछ जानवरों के साथ एक पहाड़ी के आइसोलेटेड इलाके में अकेले एक इनविजिबल दीवार के जरिए कैद हो जाती है। अब वो अपने दिन कैसे और कितनी मुसीबतों से गुजारती है ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को एक कार में एक ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग अपने ही एक पहाड़ी पर बने लॉज पर जा रहे होते हैं जो ईस्टर्न एल्प्स पर है। उस कार में इस कहानी की मेन कैरेक्टर डाई और उसके दो दोस्त हुगो और ल्यूस भी होते हैं। कार में ल्यूस का डॉग लिंक्स भी उनके साथ है, पर डाई के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये लगता है कि उसको जानवर कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अपने उस लॉज तक पहुंच जाते हैं जो शहर के शोर शराबे से काफी दूर पहाड़ों पर बिल्कुल आइसोलेटेड होता है। वहां पहुंचकर हुगो और ल्यूस पास के एक गांव में ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। वो डाई को भी ले जाने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो यहाँ आने के सफर में काफी थक जाती है, इसलिए वो लॉज में ही रुककर आराम करने का सोचती है। ल्यूस डाई के साथ अपने डॉग लिंक्स को भी वहीं छोड़ जाती है। उन दोनों के जाने के थोड़ी देर बाद डाई उनके डॉग लिंक्स से थोड़ी दोस्ती करने के बारे में सोचती है। वो लिंक्स के ऊपर हाथ फिराने लगती है, पर जैसे लिंक्स उसकी तरफ मुड़ता है तो डाई काफी डर जाती है क्योंकि उसे अभी जानवरों की इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। डाई रात उसी लॉज में बिताती है। सुबह होते ही वो सबसे पहले हुगो और ल्यूस को देखती है जो अभी तक बाहर से घर नहीं आए थे। डाई को इस वक्त उनकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो खुद लिंक्स के साथ उनको ढूंढने निकल जाती है जहाँ पर उसको आसपास कोई भी नजर नहीं आता है। तभी आगे चलते हुए अचानक से लिंक के मुंह पर चोट लग जाती है। डाई उसके मुंह को देखती है तो उसको लगता है कि शायद इसने किसी पत्थर को खा लिया होगा। वो लिंक्स को आगे अपने साथ ले जाने लगती है, पर पता नहीं क्यों लिंक्स को आगे जाते हुए डर सा लग रहा था। अब डाई जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो किसी चीज से टकरा जाती है, पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। वो एक बार फिर आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो फिर से टकरा जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर आगे देखती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो एक इनविजिबल दीवार है जिससे वो बार बार टकरा रही है। डाई को कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो उस चीज को आंखों से तो नहीं देख पा रही थी, पर अपने हाथों से महसूस कर रही थी, और शायद इस दीवार की वजह से ही लिंक्स आगे जाने से डर रहा था। उसको चोट लगने का कारण भी ये दीवार थी। डाई आगे जाने की काफी कोशिश करती है, पर वो उस दीवार को पार ही नहीं कर पाती। तभी वो दूसरी दिशा से आगे जाने का सोचती है क्योंकि हो सकता है कि शायद दूसरी ओर ये दीवार ना हो, इसीलिए वो वहाँ से दूसरी दिशा की ओर जाने लगती है जहाँ आगे जाकर उसको एक फार्म दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़े कपल होते हैं। डाई जैसे ही उनके पास आगे जाने की कोशिश करती है तो वो एक बार फिर से किसी और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, यानी ये इनविजिबल दीवार इस पहाड़ी के हर तरफ है। डाई फार्म के अंदर उन दोनों बूढ़े लोगों को आवाज लगाती है, पर उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी डाई को उस फार्म में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उन दोनों को काफी ध्यान से देखती है जहाँ पर उसको दिखाई देता है कि वो दोनों काफी देर से एक ही पोजीशन में रुके हुए हैं। उन्होंने अभी तक अपनी एक भी मसल नहीं हिलाई, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के लिए टाइम रुक सा गया हो, क्योंकि उनके पास की सारी चीजें तो हिल रही थी सिवाय उन दोनों के। ये देखकर डाई को अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। वो धीरे धीरे ये समझ रही थी कि वो इस पहाड़ी एरिया में अब फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के हर रास्ते पर तो वो इनविजिबल दीवार है और यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। इसके अलावा वो वहाँ से सीधा अपने लॉज चली जाती है और रात को डरकर अकेले ही सो जाती है। रात में उसको एक डरावना सपना आता है कि उसे उस दीवार ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो धीरे धीरे उसके लॉज तक आ गई है। उसको लगता है कि वो दीवार उसे उसी लॉज में चारों तरफ से कैद करके मार देगी, लेकिन वो सिर्फ एक सपना ही होता है। सुबह उठकर वो वापस उसी दीवार को देखने जाती है। वो उस फार्म पर भी जाती है जहाँ पर वो इस बार दूरबीन की मदद से उस फार्म हाउस के ओल्ड कपल को देखती है, पर वो अभी भी उसी पोजीशन में जमे हुए थे और उनके आसपास की सारी चीजें मूव कर रही थी। डाई समझ जाती है कि ये अब मर चुके हैं। तभी लिंक्स वहाँ से दूसरी दिशा में भागने लगता है। डाई भी उसका पीछा करते हुए काफी आगे आ जाती है
जहाँ उसकी नजर लिंक्स के साथ वहाँ खड़ी एक प्यारी गाय पर पड़ती है, जो डाय को देखकर उसकी ही तरफ आने लगती है। डाय इस चीज को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो गाय उसको कुछ नहीं कहती, बल्कि वो तो उसको प्यार करने लगती है और डाय के पीछे ही आगे आती है। डाय भी उसे अपने साथ उसी लॉज में ले आती है, जो अब उसका घर बन चुका था। लेकिन वो गाय अभी तो डाय के लिए एक मुसीबत ही थी, क्योंकि उसे उस गाय को पालने के लिए हर रोज घास लेकर आना होगा, और अभी तक डाय ने ऐसा कोई भी काम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। लेकिन वो फिर भी उस गाय को अपने साथ रखने का फैसला करती है, क्योंकि वो काफी अकेली है और अब उसको एक नई दोस्त मिल गई है। वो उस गाय का नाम बेला रखती है। उसी रात वो बेला का दूध निकालती है और तभी उसको ये भी पता चलता है कि बेला जल्द ही एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है। वो उस रात बेला का दूध पीकर अपना पेट भर लेती है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ का सारा खाना भी खत्म होता जा रहा था। अगली सुबह वो हुगो की कार को लेकर उस दीवार को पार करने का सोचती है। वो पूरी स्पीड में उस कार को आगे ले जाकर उस दीवार से टकरा देती है, जिस वजह से कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और डाय को भी सर पर चोट लग जाती है। लेकिन उस इनविजिबल दीवार पर उस चीज का कोई असर ही नहीं होता। वो दीवार अभी भी वहीं पर थी। उसे उस इनविजिबल दीवार के पार एक कार भी खड़ी हुई दिखाई देती है, पर उसके अंदर भी कोई नहीं होता। इस जगह शायद डाय ही अकेली इंसान है जो जिंदा बची हुई थी। वो उस जगह से निराश होकर वापस अपने लॉज आ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब तक वो ये समझ चुकी थी कि अब वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। उसके मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, यहाँ तक कि वो एक बार तो अपने आप को जान से मारने के बारे में भी सोचने लगती है। पर तभी उसको लिंक और उसकी गाय बेला का ख्याल आता है कि अगर वो मर गई तो उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। उसके अलावा उन दोनों का यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी मोटिवेशन के साथ वो यहाँ सरवाइव करने का सोचती है। अब वो रोज अपनी गाय बेला के लिए घास काट कर लेकर आती है और खुद उसका दूध पीकर अपना काम चलाती है। ऐसे करते करते डाय ने पूरी गर्मियाँ निकाल दी, मतलब कि वो पिछले 3 महीनों से अपना ऐसे ही गुजारा कर रही थी। लेकिन अब सर्दियाँ आने वाली थी। अब उसको जिंदा रहने के लिए कुछ और खाने की जरूरत थी, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ सब्जियां उगाने का सोचती है। वो अपने लॉज के सामने वाली सारी जमीन में अलग अलग तरह की सब्जियां उगा देती है, जो उसने पहाड़ों से ढूंढी थी। डाय अपने हर दिन को कैलेंडर में मार्क करती थी और उसने पूरे दिन क्या क्या किया वो उस चीज को भी रोज एक किताब पर लिखा करती थी। अब उसके लिंक्स के साथ भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। लिंक्स उसकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसके और लिंक्स के बीच एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था। एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी डाय को बाहर से किसी के बोलने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है, जहाँ उसे एक बिल्ली बारिश में भीगती हुई दिखाई देती है, जो उसकी लॉज पर ही बैठी थी। डाय उस बिल्ली को लॉज के अंदर ले आती है और उसको पूरी तरह से साफ करती है। वो बिल्ली भी उनकी तरह अकेली थी, इसलिए डाय उस बिल्ली को भी पालने का सोचती है। अब उसके परिवार में उसको मिला के 4 लोग हो चुके थे, जो इस कैद में डाय के जीने का सहारा थे। अब सर्वाइवल के लिए डाय धीरे धीरे शिकार भी करना सीख रही थी, क्योंकि अभी सब्जियों को उगने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन शिकार करते हुए डाय को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसे कई बार चोटें भी खानी पड़ी, क्योंकि उसने पहले कभी भी शिकार जैसी चीजों को नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज में ठीक होती जा रही थी। लिंक्स भी उसको इस चीज में काफी मदद कर रहा था। लेकिन डाय अब अपने इस परिवार को पालने के लिए काफी सारी चीजें सीख चुकी थी। वो रोज अपनी गाय बेला के लिए जंगल से घास लेकर आती थी और जब भी उसे कभी अपने लिए खाने की जरूरत पड़ती तो उसके लिए वो अपनी बंदूक को उठाकर शिकार पर निकल जाती। एक दिन उसे शिकार करते हुए एक ट्रक खड़ा हुआ मिलता है, जिसको वो रोज आते जाते देखा करती थी, पर आज वो उसे थोड़ा सा आगे की ओर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके मन में एक उम्मीद सी जागती है कि शायद उसके अलावा भी कोई और यहाँ है और शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज को देखने आगे की ओर बढ़ती है, तभी वो फिर से उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। वो निराश होकर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने पास वाली पहाड़ी पर एक और घर दिखाई देता है। वो दूरबीन से उस घर के अंदर देखती है, पर उसके अंदर भी कोई नहीं होता।
वो उस घर के पास जाकर बैठ जाती है क्योंकि वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा सुंदर था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे डाय को वहीं पर नींद आ जाती है। लिंक्स भी उसके साथ वहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो जागती है तो काफी रात हो चुकी थी। वो वहाँ से वापस अपने लॉज में चली जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और प्यारा है। डाय उसका नाम पर्ल रख देती है। डाय को पता था कि सर्दियां बस आने ही वाली है, इसलिए वो अपने लॉज के सामने वाली घास को पूरी तरह से काट देती है, जिसमें उसको काफी दिन लग जाते हैं और उसके हाथों में भी छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अब वो इस तरह की लाइफ को जीना सीख चुकी थी। अब डाय वो इंसान नहीं थी जो शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी। मुसीबतों ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो यहाँ के माहौल के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुकी थी। ऐसे करते करते उसे यहाँ पर अब पूरे 6 महीने हो चुके थे और सर्दियां भी आ चुकी थी। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी थी। सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। डाय अपने और अपने पालतू जानवरों के लिए शिकार करने निकल जाती है, पर वापस घर आकर उसको पता चलता है कि उसके बिल्ली का बच्चा पर्ल ऐसी ठंड में घर से बाहर निकल गया है। डाय को उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि वो ऐसी ठंड में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो उसको बाहर ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर कुछ दूर चलते ही पर्ल उसको मरा हुआ मिलता है, जिसको देखकर डाय रोने लगती है और उसको वहीं पर दफना देती है। उसको उसके मरने का काफी गम होता है। वो उसे दफनाकर वहाँ से सीधा घर चली जाती है और घर जाकर अपनी सारी बातों को रोज की तरह एक किताब पर लिख देती है। दिन बीत जाते हैं। डाय हर दिन बदलती जा रही थी, लेकिन उसने उस जादुई दीवार को चेक करना कभी भी नहीं छोड़ा। वो हर रोज उस दीवार को चेक किया करती थी। डाय बाहर की दुनिया और लोगों को बिल्कुल भूल चुकी थी। तभी उसकी जिंदगी में एक और नया मेंबर आता है। अगले दिन उसकी गाय बेला एक बच्चे को जन्म देती है जो बिल्कुल ही उसी की तरह प्यारा होता है। डाय की जिंदगी से पर्ल के जाने के बाद अब उस नए मेंबर ने उसकी कमी को पूरा कर दिया। अब उसे इस जगह पर रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। फिर से गर्मियां आने वाली होती है। वो अपना और अपने पालतू जानवरों का मन अच्छा करने के लिए उन्हें उस पहाड़ी वाले घर पर ले जाती है जहां वो लिंक्स के साथ गई थी। उसे वहां बहुत अच्छा लगा था। वो अपने जानवरों के पूरे परिवार को लेकर उस पहाड़ी वाले घर पर पहुंच जाती है। वो जगह अभी भी उतनी ही सुंदर होती है जितनी की पहले हुआ करती थी। वहाँ का मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। डाय उस रात वहीं रुकने का फैसला करती है। रात में वहाँ का आसमान पूरा तारों से भर जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान आज किसी चीज का जश्न मना रहा हो। उसे वहाँ पर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो अपने लॉज वापस जाकर इस पूरे एहसास को अपनी किताब में रोज की तरह ही लिख देती है। डाय अब पूरी तरह से यहाँ रहना सीख चुकी थी। वो इस माहौल में ढलकर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके लिए सिर्फ उसके पालतू जानवर ही जरूरी थे, जिसमें उसे सबसे ज्यादा लगाव लिंक्स से था, क्योंकि वो उस वक्त डाय के अकेलेपन का सहारा बना जिस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। दिन बहुत जल्दी बीत रहे थे। गर्मियां भी निकल जाती हैं और फिर से पतझड़ का मौसम आ जाता है। कुछ समय बाद फिर से ठंड आने वाली थी, इसलिए डाय ने अपने खाने और अपनी लकड़ियों के कोटे को पूरा कर लिया था ताकि उसे और उसके जानवरों को ठंड में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। डाय को अपने लॉज की खिड़की से एक सफेद कौवा बाहर पेड़ पर अकेले बैठा हुआ दिखाई देता है। डाय उसको देखकर समझ जाती है कि शायद इसके साथ वाले कौवों ने इसके साथ रहना इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि इसका रंग सबसे अलग है। डाय उसके अकेलेपन को समझ जाती है क्योंकि उसे पता है कि जिंदगी में अकेले रहना किसको कहा जाता है। वो उस कौवे को भी अपने साथ ले आती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और 1 साल फिर से निकल जाता है। डाय फिर से अपना कुछ वक्त बिताने के लिए उसी पहाड़ी वाले घर पर अपने जानवरों को लेकर जाती है, पर इस बार उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जगह तो अब भी वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी, पर डाय अब अपने इस कैद भरी लाइफ से ऊब चुकी थी, इसलिए उसको अब सब कुछ बेकार लग रहा था। लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे जीना उसकी मजबूरी थी। इस पहाड़ी पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से अपने जानवरों को लेकर वापस अपने घर यानी कि उस लॉज में चली जाती है। अब इसी तरह रहते रहते उसे यहाँ पर पूरे 3 साल हो जाते हैं। वहीं पर एक दिन डाय अपने डॉग लिंक्स को लेकर शिकार कर आ रही होती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी गाय का बच्चा चिल्ला रहा हो। वो फौरन उसकी ओर जाती है
और तभी उसको एक आदमी कुल्हाड़ी से उसकी गाय के बच्चे को मारता हुआ दिखाई देता है। डाय उसको देखकर बहुत तेज चिल्लाती है, पर वो आदमी नहीं रुकता। लिंक्स भी उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। डाय को कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहाँ से फौरन लॉज की ओर भागती है और वहाँ से अपनी बंदूक को लेकर आती है, पर उसके आने में थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि इतने में उस आदमी ने लिंक्स को भी मार दिया था। डाय उस दृश्य को देखकर बिना सोचे उस आदमी के सीने में गोली को उतार देती है, जिसकी वजह से उस आदमी की भी मौत हो जाती है। डाय उस आदमी की लाश को तभी पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और रोते रोते लिंक्स और उस गाय के बच्चे को वहीं दफना देती है। उसके परिवार में अब सिर्फ बेला ही बची थी। वो बेला को लेकर वापस अपने लॉज आ जाती है और अपने गमों को अपने किताब के आखिरी पेपर पर लिख देती है। डाय एक समय पर मरने का भी सोचती है, पर बेला की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अब उसके साथ ही यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचती है। अब क्या पता कभी डाय यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो इस स्टोरी के अंदर हमको एक ऐसी इनविजिबल दीवार दिखाई गई है जिसके अंदर आना तो हमारे बस में है, लेकिन वहाँ से बाहर जाना किसी के बस में नहीं। इसीलिए पहले वहाँ पर डाय और लिंक्स आए, जिसके बाद बेला और वो बिल्ली आई, जिन्होंने डाय के परिवार को कंप्लीट किया, पर उस आदमी ने आकर उसका परिवार फिर से तोड़ दिया। ये तो कहानी थी डाय की, लेकिन अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमेशा की तरह मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।